आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 32वां भाग लेकर आ रहे हैं और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप पर जाकर उसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे हम वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे और ये सारे आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन है कि रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है। जोड़ पट्टी हम रेल पटरी में क्यों लगाते हैं? तो यहाँ पे जोड़ पट्टी लगाने के कारण एक ही होता है कि जब दो पटरियों को जोड़ना होता है तो हम इसको जोड़ पट्टी के द्वारा जोड़ते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि जो रेलवे की पटरी होती है वो जोड़ी गई होती है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अलग पटरी है, ये अलग पटरी है और इनको जोड़ा गया है एक प्लेट के द्वारा। इस प्लेट के द्वारा, इस प्लेट को बोलते हैं फिश प्लेट। तो यहाँ पे जोड़ने का बस एक ही कारण होता है कि ये जो बड़ी बड़ी होती हैं इनको आप अगर बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी तो इनको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होगी। और इनके बीच में गैप क्यों रखा जाता है, ये कई बार पूछा गया है। तो गैप इसलिए रखा जाता है ताकि गर्मी के दिनों में जब इसका विस्तार हो तो यहाँ पे ये पटरी टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। तो इन विस्तार में टेढ़ी मेढ़ी ना होने के कारण इसमें गैप रखा जाता है। अगला है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, इनको मिला था रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट के लिए कब मिला? 1930 में मिला। कौन सा फील्ड था? तो भौतिक शास्त्र। आपको बता दें कि जो नोबेल प्राइज है अल्फ्रेड नोबल के नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबल। और ये कब से दिया जाने लगा? तो 1901 से। कितने क्षेत्रों में? तो केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में 1969 से ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। तो जब शुरू में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में 6 कर दिया गया, तो कौन सा क्षेत्र बाद में जोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाद में जोड़ा गया अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र मतलब कि इकोनॉमिक्स को। और आप देखेंगे कि 1998 में इंडिया में एक अवार्ड भी मिला अर्थशास्त्र में, नोबेल, और ये मिला था अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को अभी अभी 2019 में अभिजीत बनर्जी को ये मिला है, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो कहने का ये मतलब है कि रमन इफेक्ट को मिला था फिजिक्स में सीवी रमन को, और इनको मिला था रमन इफेक्ट के लिए। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमें कमेंट करके ये बताइए कि भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला। अगर आपको सन बता दें तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। सबसे पहले मिला था 1913 में। आपको बताना है कि 1913 में नोबेल प्राइज किसको मिला। अगला है कि समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई होती है। तो ये है नौवाहन की। मतलब कि जब हम समुद्र में यात्रा करते हैं तो यहाँ पे जो दूरी को हम मापते हैं वो नापते हैं समुद्री मील में। अगला है कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। मतलब कि अगर हम पेडोलॉजी कर रहे हैं तो किसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये है मृदा का। यानी कि पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। कौन सी मृदा कितना उपजाऊ है, कौन सी मृदा किस फसल के लिए कितनी फायदेमंद है, कौन सी मृदा में कम पानी लगता है, ये सब। अगला है कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से भंजक प्राप्त होता है। तो देखिए, न्यूटन के गति का कुल मिला के 3 नियम है। यहाँ पे बात की गई है दूसरे नियम की। तो दूसरे नियम में क्या होता है? F बराबर है ma। F बराबर है ma को हम कहते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? तो पहला नियम यह है कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसका गति परिवर्तन ना किया जाए। हम धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि आपको पूरा शब्द आसानी से समझ में आए। यहाँ पे हो गया न्यूटन का जो पहला नियम है, उसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। जैसे कि इसके कई उदाहरण भी पूछे जाते हैं, जैसे कि पेड़ से फल, अगर हम पेड़ को हिलाते हैं तो फल क्यों गिर जाता है। अगर कोई कपड़ा है उसे हम तेज तेज से उस पर डंडा मारते हैं तो उसमें से जो मतलब धूल के कण है
क्यों निकलने लगते हैं? तो इन सब का कारण है जड़त्व। ठीक, तो ये होता है न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपने देख लिया, F बराबर है ma। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया। इसको हम एक तरह से और समझा सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया में क्या होता है कि जो भी, जैसे बंदूक से गोली चलाते समय जब गोली आगे निकलती है तो बंदूक पीछे धक्का देती है। अगला है कि सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है क्रमशः। मतलब कि आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहले बताइए कि सबसे बड़ा कौन सा है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यह है बुध। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। देखिए, आपको बता दें कि हमारे सौरमंडल में केवल 8 ही ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन 2006 में चेक गणराज्य में एक मीटिंग होती है, वहाँ पे एक ग्रह जो कि यम था, इसको ग्रह का नाम से हटा दिया गया, इसको ग्रह कहना बंद कर दिया गया। कई बार लोगों को लगता है कि उस ग्रह को ही हटा दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ग्रह आज भी है, वो काम कर रहा है, वो अपना चक्कर लगा रहा है, बस हमने उसको ग्रह मानना बंद कर दिया। तो जब हमने उसको ग्रह मानना बंद कर दिया तो अब कितने हो गए? तो 8। 8 में से आप देखेंगे कि जो 6 ग्रह होते हैं ये पश्चिम से लेके पूरब में चक्कर लगाते हैं, जैसे कि खुद पृथ्वी भी है, बुध है, तो ये पश्चिम से पूरब में चक्कर लगाते हैं। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं, जिसमें से पहला है शुक्र। दूसरा कौन सा है ये आपको हमें कमेंट करके बताना होगा, या फिर आप ये भी हमें बताइए कि हरा ग्रह किसको कहते हैं? हरा ग्रह किसको कहते हैं? अगला है कि हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का किस तापमान पर ये मिस टाइपिंग है। क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो देखिए, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में अंतर पाया जाता है, लेकिन जो -40 है ये एक ऐसा कॉमन वैल्यू है जिस पर कि फ़ारेनहाइट भी बराबर होता है और सेंटीग्रेड भी बराबर होता है। डीएनए के मूल मात्रक क्या हैं? तो डीएनए के मूल मात्रक होता है न्यूक्लिक ओटाइड, न्यूक्लिक ओटाइड। अगला है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या मतलब है? आपने सुना होगा ऊर्जा संरक्षण का। तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये होता है कि हम ना तो ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, ना तो इसका विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा में होता क्या है कि ऊर्जा बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। जैसे यहाँ पे ऊंचाई पे हमने पानी को इकट्ठा किया है, ऊंचाई पे, ठीक, तो यहाँ पे जब ये पानी रुका हुआ है तो इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh, क्योंकि हमेशा ये हाइट पे होता है। उसके बाद जब इसे हम गिरा देंगे नीचे तो ये गति में आ गया। तो जब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा थी ये अब बदल गई गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो कोई भी ऊर्जा कोई पैदा नहीं कर सकता, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में डाइवर्ट किया जा सकता है। जैसे कि जो डायनोमो होता है क्या करता है? डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी तरह जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है? विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है ये हम बता दे रहे हैं आपको। जो माइक्रोफोन होता है जिसमें हम बोलते हैं, रिकॉर्ड होता है, तो माइक्रोफोन क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए कमेंट करके बताइए लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर क्या करता है? किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ये आपको बताना है। अगला है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? मतलब कि सबसे पहले किसने बताया गुरुत्वाकर्षण के बारे में? तो ये आपने हो सकता है कि एक कहानी पढ़ी हो न्यूटन का, जो बैठे थे किसी सेब के पेड़ के नीचे, सेब गिरा तो वहीं पे गुरुत्वाकर्षण के नियम की एक तरह से वहीं से शुरुआत होती है न्यूटन के द्वारा। अगला है कि फायड का संबंध किससे है? तो फायड का संबंध है संख्यायिकी से। अगला है कि परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है
मतलब परमाणु रिएक्टर जो होता है, आपने सुना होगा भारत में जो सबसे पुराना है उसका नाम है अप्सरा। तो इसमें जो ईंधन यूज होता है ये होता है यूरेनियम, यूरेनियम का यूज होता है। और देखिए ये जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन का क्या मतलब कि एक बड़ा होगा नाभिक, बाद में ये टूटकर छोटा बनेगा, फिर ये छोटे वाले छोटे कई बनाएंगे इस तरह। तो इस आधार पे हम एक चीज बनाते हैं और ये होता है परमाणु बम। नाभिकीय विखंडन का उल्टा होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इसका उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। और अगर सूर्य की बात करें, सूर्य की जो मतलब तारा है, यहाँ पे ये नाभिकीय संलयन वाली ही प्रक्रिया होती है। आगे बढ़े, अगला है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों। तो आकाश नीला इसलिए दिखाई पड़ता है कि वायुमंडल में तो अन्य भी रंग है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक श्वेत प्रकाश को जो कि सूर्य से आ रही है, अगर इसको आप एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में बंटता है और ये होता है विबग्योर। कभी कभी पूछा गया है कि इनका नाम बताइए, क्रम बताइए, तो ये विबग्योर होता है और इसको हिंदी में बैनी आह पिनाला बोलते हैं। मतलब शुरू में वायलेट है और लास्ट में रेड है। तो यहाँ पे जब 7 रंग है किसी भी प्रकाश में, तो जो हमें आकाश है ये नीला ही क्यों दिखाई देता है। तो देखिए जो वायुमंडल है ये नीले रंग को अधिक बिखेरता है, क्योंकि जहाँ पर प्रकाश पड़ता है वहाँ पे तो सारे रंग है, लेकिन जो नीला रंग है इसको ज़्यादा बिखेरता है और इसीलिए जो आकाश है हमें नीला दिखाई देता है। अगला है कि यातायात बत्ती में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। हमारे पास तो बहुत रंग है, 7 हैं, 7 से मिलाकर और भी बने हैं, तो आखिर हम उनका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो इसलिए कि इनका जो लाल रंग है इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक लंबा होता है। तरंगदैर्ध्य कहने का ये मतलब है कि जिसका तरंगदैर्ध्य जितना लंबा होगा वो फैलेगा नहीं। जैसे कि अगर आपको उदाहरण से समझाएं तो यहाँ पे एक हमने लाल बत्ती जला दिया, लाल, और यहाँ पे एक नीला। जब दोनों को जलाएंगे तो ये जो रेड कलर का होता है बहुत दूर तक फैलता नहीं है, लेकिन जो नीला होता है ये जल्दी ही फैलने लगता है इस तरह। तो जब नीला के देखने के लिए जो व्यक्ति यहाँ रहेगा उसी को दिखेगा, लेकिन लाल कलर वाला बहुत दूर तक नहीं फैल रहा है, यानी कि यहाँ तक के व्यक्ति को आसानी से दिख जाएगा। तो इन सब में रोल होता है तरंगदैर्ध्य का, और चूंकि ये खतरे का सिंबल होता है इसीलिए हम रेड को लगाते हैं ताकि दूर से भी पता चल सके। अगला है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों। ये होता है केशिकात्व के कारण। केशिकात्व के बारे में आपने पढ़ा होगा। केशिकात्व में होता क्या है कि जो भी चीज़ नीचे होता है ये ऊपर जाता है, जैसे कि लालटेन या फिर लैंप की बत्ती, या फिर जो किसान का खेत होता है उसमें भी केशिकात्व बन जाते हैं, तो उसको जो नमी होता है उसको बाहर भेजने लगते हैं और उसको रोकने के लिए हम खेत की जुताई कर देते हैं। तो ये है केशिकात्व के कई उदाहरण। आगे बढ़े उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करिए। तो क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण लगता है, मतलब कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा। देखिए 2 ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण तभी लगेगा कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, लेकिन सूर्य ग्रहण तब लगेगा जब सूर्य यहाँ पे होगा, पृथ्वी यहाँ पे होगी और चंद्रमा इसके बीच में आएगा, तो यहाँ पे लगता है सूर्य ग्रहण। अगला है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब 2 गुना होगा जब आयतन को रखा जाएगा। तो देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये है कि यहाँ पे 75 सेंटीमीटर है, तो ये जब आयतन इसका 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तभी ये इसका दाब 2 गुना होगा। अगला है कि विद्युत रोधी मायका का पराविद्युत गुणांक क्या होता है। ये होता है 6.7। अगला है कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। जो एंजाइम पाए जाते हैं तो ये मूलतः होते हैं प्रोटीन,
और प्रोटीन का काम ये होता है कि शरीर में ये ग्रोथ के लिए जाना जाता है। और जो दाल होती है उसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो ये सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन या फिर मशरूम में। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, तो यह है हार्मोन का निर्माण, ये काम यकृत का नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण से तथा श्वसन के लिए क्या सत्य है, तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण में तेजी होता है। कुल मिला के ये समझिए कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहाँ पे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वायुमंडल से CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो O2 हमारे लिए फायदेमंद होती है और इसीलिए यहाँ पे श्वसन लिखा गया था। अगला है कि एक कूलाम्ब आवेश बराबर होता है किसके। एक कूलाम्ब आवेश होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। अगला है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो ये होता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन में ही नीला इसलिए क्योंकि नीला रंग को ज़्यादा प्रकीर्णित किया जाता है। देखिए आपको बता दें कि जो यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं वहाँ उनको सब काला दिखता है, लेकिन हमको तो नीला दिख रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पे धूल के कण नहीं है। जब धूल के कण नहीं होंगे तो वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। जब नहीं होगा तो काला दिखेगा। यहाँ पे जहाँ हम हैं यहाँ पे वायुमंडल है, धूल के कण है और यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। संधारित्र की धारिता का SI मात्रक क्या होता है, तो ये होता है फैराडे। SI होता है स्टैंडर्ड यूनिट, और इसके अलावा हमको 3 यूनिट और पढ़ाई जाती है, MKS मीटर किलोग्राम, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और FPS फुट पाउंड सेकेंड। आशा है कि आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। ये आपको 10वीं में पढ़ाया जाता होगा भौतिकी में। अगला है कि निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष का ये मतलब है कि व्यक्ति को निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। जब निकट का दिखेगा तो उसको हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, इसीलिए कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं परीक्षाओं में। तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट का दिख रहा है तो दूर का नहीं दिखेगा। अब दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होगा कि दूर का दिखेगा और निकट का नहीं दिखेगा। ठीक है, अब जानिए कौन सा लेंस लगाना है। तो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये पता रहेगा तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अवतल लेंस होता है इस प्रकार का, अगर आपने 12वीं में पढ़ा हो। और अवतल लेंस का काम ये होता है कि जो भी किरणें समांतर आ रही हैं उनको डाइवर्ज करे, फैलाए। ठीक, उत्तल लेंस होता है कुछ इस प्रकार का। उत्तल लेंस का काम ये होता है कि जो भी किरणें आ रही हैं उनको उनके प्रकाश पे मोड़े। ठीक है, तो ये उत्तल हो गया, ये अवतल हो गया। तो होता क्या है कि जब हमको निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, यानी कि जो किरणें हैं पहले ही जाके मिल जा रही हैं। अब इन किरणों को ऐसा करना है कि ये थोड़ा बाद में जाके मिले, यहाँ मिले। तो यहाँ मिलने के लिए इनको फैलाना ही पड़ेगा। तो जब फैलाने वाली बात है तो फैलाने वाला काम कौन करता है? अवतल लेंस। उसी तरह सेम टू सेम दूर दृष्टि दोष में भी होता है, उसमें भी आपको इसको उत्तल लेंस लगाना पड़ता है। मतलब कि दूर दृष्टि होगा तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस लगाना पड़ता है। आप अपने हिसाब से इसे याद रखिए। अगला है कि शरीर में आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। किसके आधिक्य के कारण? क्या अधिक हो जाता है कि हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल, और इसकी शुरुआत होती है फैट से। फैट इसलिए बहुत खतरनाक है, ये जब बढ़ेगा तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वहाँ पे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक आता ही क्यों है? क्योंकि देखिए जो दिल है, जो दिल मतलब कि हृदय है, इसका काम है ब्लड को पंप करना। ब्लड को ये पंप करता है और लगातार पंप करता है। ये जिस दिन रुक गया उस दिन पूरा काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो पाइप लगी हैं, नली लगी हैं जो ब्लड वाली, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसी में जाके जमता है इस तरह। तो होता क्या है कि जब ये किसी भी पाइप के अंदर जाके इस तरह जम गया तो यहाँ से जो ब्लड का पंप किया जा रहा है ये
पंप तो बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सरकरा छिद्र है तो ये तेजी से नहीं जाएगा, बार बार इस पे लोड पड़ेगा। बार बार लोड पड़ते 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 कभी ऐसा होगा कि ये एक बार रुक जाएगा। एक बार यदि रुक गया तो इसको चलाना उतना आसान नहीं है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसलिए खतरनाक होता है। अगला है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये होती है मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दें सी और एच से मिलके बनता है, इतना हिंट दे दिए। अब आप बताइएगा कि इसका सूत्र क्या होता है। अब रासायनिक फार्मूला आपको बताना है। मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस, मार्स गैस। अगला है कि रॉकेट के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। मतलब रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। तो जब उत्तल लेंस के फोकस दूरी की बात की जाएगी तो हमेशा ये प्लस होगा, जब अवतल लेंस के बारे में बात की जाएगी तो हमेशा ये माइनस होगा। अब लेंस एक बड़ा चैप्टर है, इस छोटी सी वीडियो में उसको कवर कर पाना इतना आसान नहीं है। हम फिजिक्स को अलग से एक एक चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला है कि रडार निकाय का प्रयोग करता है। जो रडार होता है आपने देखा होगा मूवी में, यहाँ पे ये काम सर्चिंग करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों पे काम करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की तरंग का वेग होता है, ये दोनों जो वेग होता है, चाहे वो विद्युत चुंबकीय तरंग हो या फिर प्रकाश हो, ये दोनों बराबर होता है। एनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो पवन का वेग मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं एनमोमीटर। अगला है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। देखिए एक होता है श्रव्य ध्वनि। श्रव्य मतलब कि जिसको हम सुन सकते हैं, ये होता है 20 से लेके 20,000। पराश्रव्य मतलब कि जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, 20,000 से ऊपर। तो आखिर इस ध्वनि को कौन सुनता है? तो इस ध्वनि को सुनते हैं कुत्ते, इसके अलावा जो चमगादड़ होती है ये, या फिर जो भी उल्लू, जो भी रात्रिचर प्राणी है, वो सब इस ध्वनि को सुन पाते हैं। अगला है कि 100 वाट 250 वाट के बल्ब से होकर जो धारा निकलेगी वो कितना होगा? तो ये होगा 0.4 एम्पियर। अगला है कि यदि विस्थापन तथा बल की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी दिशा में हम काम कर रहे हैं और वहाँ पे विस्थापन अधिकतम है तो काम क्या होगा? देखिए कोई यहाँ पे वस्तु है, इसको हम यहाँ खड़ा होके धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। अब जब धक्का लगा रहे हैं, ये वस्तु यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आ गई, तो यहाँ पे काम हुआ, अधिकतम काम हुआ, क्योंकि जो कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा, इसका फार्मूला होता है, ठीक। कितना दूरी गया ये भी इसमें काउंट करना जरूरी है। लेकिन विज्ञान का नियम एक ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है और कोई अपने सर पे सामान लिया है, तो विज्ञान की नियम के अनुसार उसने कोई भी काम नहीं किया। अगला है कि विज्ञान की वह शाखा बताइए जो जीव और वातावरण के बीच के संबंध को बताती हो। तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी, और इसमें जीव और वातावरण के बारे में संबंध बताया जाता है। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब एक बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होगा? कहने का मतलब कि यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे अगर कोई बर्फ का टुकड़ा है इसमें, ठीक है, इस तरह ये पानी है और ये बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ है और ये पानी है, ये टुकड़ा इसमें है। जब थोड़ी देर बाद ये टुकड़ा पिघलेगा, क्योंकि ये बर्फ है, तो जब पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब ये पिघलेगा तो पानी का स्तर जो इतना था ये कितना हो जाएगा? क्या इतना ही रहेगा या फिर बढ़ जाएगा? तो देखिए पहली बात कि ये इतना ही रहेगा, ठीक, पानी के लेवल में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब एक पानी का टुकड़ा तैर रहा है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर होगा, कितना भाग पानी से नीचे होगा? तो 1/10 भाग पानी के ऊपर होगा, 9/10 भाग पानी के नीचे होगा।
अगला है कि पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में किस ऊर्जा को लेती है, तो ये लेती है ताप ऊर्जा को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने या फिर थॉमसन ने। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। प्रोटॉन बहुत पूछ रहे हैं आपसे, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, तो न्यूट्रॉन का बताइए किसने किया था, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। आपको बता दें कि आपका उत्तर शुरू होगा च से। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, ये होता है संगति। आगे बढ़े तो ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है, तो ग्रेनाइट होता है आग्नेय शैलों में। ग्रेनाइट एक पत्थर है। अगला है कि मनुष्य जब सांस लेता है तो औसत कितना शोर होता है, तो जब सांस लेता है तो ये होता है 0.5 डेसिबल। देखिए डेसिबल में क्या होता है कि हम ध्वनि को मापते हैं। अगर नॉर्मली 30 से 40 डेसिबल हो तो समझिए कि एक अच्छी ध्वनि है। अगर ये 50 से 60 हो जाता है तो समझिए कि इतनी ध्वनि होगी कि कोई सोया हुआ व्यक्ति को हम जगा सकते हैं। अगर ये 180 डेसिबल हो जाता है तो कान के पर्दे फट जाएंगे। अगला है कि उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या होता है, तो जो उद्योगों में प्रचुर मात्रा में यूज किए जाते हैं ये होते हैं कोल, तार। आगे बढ़े, अगला है कि सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला कौन सा गैस है, तो ये होता है आर्गन। आर्गन ही क्यों, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, अक्रिय। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इस समय आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का उतना यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम हाइड्रोजन का उतना स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ के सहारे हम हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, जब ये खत्म हो जाएगा तो हाइड्रोजन ही हम यूज कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण होता है जल का। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाइए और कम से कम इसे अपने एक दोस्तों में जरूर शेयर करिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।